सी लैंग्वेज के इस पार्ट में हम लोग पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर जो है थोड़ा सा टफ है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से अगर समझेंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो पॉइंटर को हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का डिराइव्ड डेटा टाइप है या डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा स्टोर नहीं करता है बल्कि उसका एड्रेस स्टोर करता है। ये कभी भी किसी भी डेटा आइटम को स्टोर नहीं करेगा बल्कि उसके एड्रेस को स्टोर करेगा ताकि हम उस डेटा को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सके। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई वैल्यू है x, इसमें 5 है और एक हमारा पॉइंटर है p, तो पॉइंटर कभी भी 5, 8, 10, a, b, c वो कुछ स्टोर नहीं करेगा, वो जबकि ऑलवेज स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ x। पॉइंटर को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो वो एस्ट्रिक लगा के डिक्लेयर करते हैं, अगर उसके आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है इसका मतलब वो एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास किसी का एड्रेस है तो हम आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब भी हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, एक तो मेरा ओरिजिनल डेटा प्रिजर्व रहेगा और किसी भी लोकेशन कहीं से भी हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस है तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को भी एक्सेस करना आसानी से पॉसिबल है। तो पॉइंटर के बारे में ये बात में ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, रेदर इट स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर डेटा आइटम्स। अब जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट x में वैल्यू 5 है, तो एक पॉइंटर जब डिक्लेयर करेंगे इंट एस्ट्रिक p, अगर एस्ट्रिक लगा देते हैं तो एक पॉइंटर बन जाता है और p में जब भी स्टोर होगा एड्रेस ऑफ x ही स्टोर होगा। इसको अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को अगर साथ में मिला देंगे तो लिख सकते हैं इंट एस्ट्रिक p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो इस तरह से तो पॉइंटर का डेटा टाइप वही होगा जो जिस टाइप का वो डेटा का एड्रेस रख रहा है। मान लेते हैं अगर ये एक कैरेक्टर अगर ले लेंगे कैर n इक्वल टू a, और अगर पॉइंटर एक लेना है n के लिए तो इसका भी टाइप कैर हो जाएगा p इक्वल टू एड्रेस ऑफ n। मतलब पॉइंटर का डेटा टाइप वही होगा जो जिसका वो एड्रेस रख रहा है उसका जो डेटा टाइप होगा वही हो सकता है। तो ये पॉइंटर हम लोग को इनडायरेक्टली एक्सेस करने में मदद करता है। अब सपोज कर देते हैं ये x है हमारा, इसमें 5 स्टोर है और इसका एड्रेस अगर मान लेते हैं 250 है, तो मेरा अगर एक वेरिएबल अगर हम पॉइंटर p डिक्लेयर करते हैं तो p में स्टोर होगा 250 और जब हम p के थ्रू एक्सेस करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, x को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा पॉइंटर हो गया। तो पॉइंटर का फायदा ये होता है कि हम लोग एरे में मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं, डेटा को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा का ओरिजिनलिटी मेंटेन हो सकता है। इसके अलावा कि अगर हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि हमारा इसी बाउंड्री के अंदर अगर डेटा एक्सेस होगा तो पॉइंटर की मदद से हम उसका एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉइंटर जो है वो काम करता है। अब पॉइंटर जो होगा वो किसी भी तरह के डेटा आइटम को स्टोर कर सकता है। अगर मान लेते हैं कोई एक बेसिक डेटा टाइप है, तो सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा कोई एक बेसिक डेटा टाइप है, बेसिक मतलब कोई भी इंट है, कैरेक्टर है या फ्लॉट है, तो इसका किस तरह से ये होगा। तो जैसे ले लेते हैं इंट x इक्वल टू इसमें डाल दिए 5, तो इंट एस्ट्रिक p पॉइंटर हो गया उसका और p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो p में अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे प्रिंट f %d p, तो ये प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ x। अगर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट f %d एस्ट्रिक p, तो ये करेगा वैल्यू ऑफ x, यानी एस्ट्रिक p लगा देंगे तो वो वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो यहां पर अगर ये कैरेक्टर टाइप लेंगे तो यहाँ कैर हो जाएगा, यहाँ भी कैरेक्टर हो जाएगा, यहाँ फ्लॉट टाइप लेंगे तो इसी तरह से हमारा फ्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंटर अगर किसी एरे का वैल्यू को स्टोर करेगा, एरे का, तो एरे में अगर मान लेते इंट x 5 इक्वल टू 1 3 6 9 4, अगर एक मेरा पॉइंटर डिक्लेयर हुआ और हम लोग लेते हैं इंट एस्ट्रिक p और p इक्वल टू या तो लिख सकते हैं डायरेक्ट x, इसमें एम्परसेंड एरे में नहीं लगाते हैं, या फिर इसके जगह पे लिख सकते हैं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x 0, यानी एरे में वो अगर हम लोग p इक्वल टू x देते हैं तो यहाँ पे वो पहले एलिमेंट का एड्रेस को एक्सेस करता है, पहले एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है।
अगर या तो ये लिख सकते हैं परसेंट लगा के x0 या फिर डायरेक्ट p इक्वल टू x। अगर सारे आइटम को एक्सेस करना होगा, हमको पता है कि एरे में क्या होता है, सारा एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे x का वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर अगर हमको प्रिंट कराना है तो पहले प्रिंट करा देंगे printf परसेंट d और वैल्यू ऑफ x, तो वो पहला लोकेशन का 1 को प्रिंट करा देगा। हमको एक एड्रेस आगे बढ़ना है तो एड्रेस को p प्लस प्लस कर देंगे, तो ये एक एड्रेस क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ एस्ट्रिक p प्लस प्लस करते हैं तो एस्ट्रिक मतलब वैल्यू ऑफ लोकेशन, तो वैल्यू ऑफ लोकेशन 1 2 हो जाएगा अगर एस्ट्रिक देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये 2 3 बन जाएगा। लेकिन जबकि हमको आगे बढ़ना है तो यहाँ सिर्फ p में चूंकि एड्रेस है तो एक एक करके अगर आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर में क्या कर सकते हैं, जो है वो एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरा अगर मान लेते हैं पॉइंटर का ही एड्रेस अगर हम रखना चाहते हैं तो किस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे और किस तरह से वो काम करेगा। तो हम लोग यहां लेते हैं एक इंट पॉइंटर एंड पॉइंटर। तो पॉइंटर और पॉइंटर में हम लोग किस तरह से अगर ले लेते हैं x इक्वल टू 5 है, इंट एस्ट्रिक p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। उसी तरह से एक वैल्यू लेते हैं इंट एस्ट्रिक q। चूंकि एस्ट्रिक q इसलिए दिए क्योंकि ये एस्ट्रिक बताता है कि ये पॉइंटर टाइप का वैल्यू को स्टोर करेगा और ये एस्ट्रिक बताता है कि q एक पॉइंटर है। एस्ट्रिक q का मतलब है कि चूंकि क्या आ रहा है, q एक पॉइंटर का एड्रेस, इसका डेटा टाइप इंट एस्ट्रिक है, तो इसीलिए यहां इसका डेटा टाइप ले लिया और एस्ट्रिक q ये बता रहा है कि q एक पॉइंटर है। अब q में रख देंगे एड्रेस ऑफ p। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम जब प्रिंट कराएंगे printf परसेंट d एस्ट्रिक p, तो ये पता है ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x। और लेकिन अगर प्रिंट कराएंगे printf परसेंट d q, तो एक्चुअली q में क्या है, q में स्टोर है, जैसे मान लेते हैं ये एक 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इसका x नाम है, इसका p नाम है, इसका q नाम है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 100 है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 200 है और इसका एड्रेस 300 है। तो p में स्टोर हुआ x का एड्रेस और q में स्टोर हुआ p का एड्रेस, तो यहां पे हो जाएगा इस तरह से। तो अगर q प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ p, क्योंकि इसमें क्या है, एड्रेस स्टोर है किसका, p का। अगर हम प्रिंट कराएंगे printf परसेंट d एस्ट्रिक q में है, कहने का मतलब है कि इसके एड्रेस में जो जिसका एड्रेस है q में उसका वैल्यू, जैसे हम लोग एस्ट्रिक p प्रिंट कराते हैं तो जिसका एड्रेस है उसका वैल्यू, जैसे p में अगर एस्ट्रिक p प्रिंट कराएं तो p में एड्रेस है x का वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। उसी तरह से अगर एस्ट्रिक q को प्रिंट करा रहे हैं तो एस्ट्रिक q में जिसका एड्रेस रखा है उसका वैल्यू, तो इसका में एड्रेस है p और p का वैल्यू है 100 और 100 क्या है, यानी यहां वैल्यू ऑफ p या कह सकते हैं एड्रेस ऑफ x, क्योंकि p में क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ x। अगर उसी तरह से अगर हमको प्रिंट कराना है तो printf परसेंट d और एस्ट्रिक q, तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x। अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो ये बताए एस्ट्रिक q मतलब हो गया p का वैल्यू यानी एड्रेस ऑफ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x में रखा हुआ वैल्यू, तो इस तरह से हमारा ये प्रिंट कर देगा। अगर एस्ट्रिक p देंगे तो क्या करेगा, q प्रिंट कर देगा x का वैल्यू, क्योंकि p जो है इसको पॉइंट करेगा एक एस्ट्रिक और इसका एस्ट्रिक इसको पॉइंट करेगा, तो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्टली हमारा वैल्यू एक्सेस हो जाएगा x का। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर और पॉइंटर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग पॉइंटर और स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे पॉइंटर और स्ट्रक्चर को कैसे आपस में इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं कि सिंपल प्रोग्राम, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग
पॉइंटर। कुछ नहीं, बस पहले की तरह ही प्रोग्राम बनना है, बस यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे सारे प्रोग्राम में लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वाइड में इंट, एक जिसका फैक्टोरियल निकालना है n, और एक ले लेते हैं लूप चलाने के लिए i, और जिसमें रखेंगे f। एक पॉइंटर ले लेते हैं इंट एस्ट्रिक p। यूजर से इनपुट लेते हैं printf इंटर एनी नंबर। यूजर कोई भी नंबर देगा, इसको स्कैन करके रख लेंगे, स्कैनफ %t एड्रेस ऑफ n। अब p में स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ n को। ये यहां भी लिख सकते थे। तो इसके बाद अब हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है फॉर i इक्वल टू, पहले तो f में 1 डाल देंगे, लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू एस्ट्रिक p। एस्ट्रिक p मतलब वैल्यू ऑफ n, और i प्लस प्लस। इसके अंदर f इक्वल टू f इंटू i। इसके बाद p सेम का सेम रह जाएगा, ये लूप चलता रहेगा, ये सारा कैलकुलेशन कर देगा। उसके बाद प्रिंट करा देंगे printf फैक्टोरियल इक्वल टू %t और f का वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग पॉइंटर के मदद से एक सिंपल प्रोग्राम को बना सकते हैं। यहाँ तो इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं दिखता है, लेकिन जब पॉइंटर को फंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे या पॉइंटर को एरे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशंस है। तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा और प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग 2 एरे को ऐड करेंगे या 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे यूजिंग पॉइंटर। तो प्रोग्राम है ऐड टू मैट्रिक्स, ऐड टू मैट्रिक्स यूजिंग पॉइंटर। तो कैसे बनेगा, एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें एरे में मैट्रिक्स में पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वाइड मेन, 2 मैट्रिक्स लेते हैं n1 साइज 3 रो 3 कॉलम, n2 3 रो 3 कॉलम, n3 3 रो 3 कॉलम। लूप चलाने के लिए i और j। 3 पॉइंटर लेते हैं एस्ट्रिक p, एस्ट्रिक q और एस्ट्रिक r। p इक्वल टू n1, q इक्वल टू n2 और r इक्वल टू n3। बताए थे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, p इक्वल टू n1 का 0 और 0। उसी तरह से इसमें भी ले सकते हैं, या अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इनपुट लेते हैं printf इंटर 9 नंबर्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। यूजर कोई भी नंबर देगा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, उसको स्कैनफ लूप चला करके इनपुट ले लेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। इसके अंदर स्कैनफ %t और ले करके रख लेंगे p में मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में रख लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि p का पॉइंटर एक आगे बढ़ेगा तब नेक्स्ट लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से हमारा पहला इनपुट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा इनपुट लेंगे printf इंटर 9 नंबर्स फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। इसके बाद स्कैनफ %t और इसमें रख लेंगे q में और q प्लस प्लस।
इस तरह से ये सारा इनपुट हो जाएगा हमारे सेकंड मैट्रिक्स में n2 में। अब हमको क्या करना है कि इसको ऐड करना है, तो फिर p इक्वल टू फिर n1 में रखना है, यानी क्योंकि p क्या होगा, बढ़ते बढ़ते लास्ट लोकेशन पे चला गया होगा, q भी बढ़ते बढ़ते लास्ट लोकेशन पे चला गया होगा, इसलिए फिर से उसको वापस जीरो लोकेशन पे ले आए। अब फिर एक लूप चलाएंगे ताकि आपस में सारे को ऐड कर पाए। i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और इसके अंदर एस्ट्रिक r इक्वल टू एस्ट्रिक p प्लस एस्ट्रिक q। एस्ट्रिक मतलब क्या हो गया, उसका वैल्यू, मतलब वैल्यू जीरो लोकेशन का r में p का जीरो लोकेशन प्लस q का जीरो लोकेशन ऐड करके r के जीरो लोकेशन पे रख दिए। अब तीनों के एड्रेस को एक एक आगे बढ़ा दे देते हैं, q प्लस प्लस और r प्लस प्लस। उसके पहले प्रिंट करा लेंगे वैल्यूज को, रिजल्ट को प्रिंट भी कराते जाएंगे। प्रिंट एफ %t/t और एस्ट्रिक r, p प्लस प्लस, q प्लस प्लस और r प्लस प्लस। जैसे ही नीचे जाएगा कॉलम चेंज खत्म होगा, लाइन चेंज /n, और इस तरह से हमारा रिपीट होता जाएगा और सारे वैल्यूज को आपस में प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही एड्रेस को एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे अगला लोकेशन एक्सेस होता चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इनपुट ले लेंगे n1 में, उसी तरह से n2 में इनपुट ले लेंगे और आपस में ऐड करके उसको रख देंगे। इस तरह से हम लोग पॉइंटर के मदद से इनडायरेक्टली डेटा को एक्सेस करके आपस में जोड़ सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एरे को, किसी भी तरह को। अब हम लोग जो है एक देखेंगे प्रोग्राम की फंक्शन और पॉइंटर एक साथ मिलकर के कैसे काम करते हैं। तो एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं जिसमें दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करेंगे यूजिंग पॉइंटर एंड फंक्शन। स्वैप टू वैल्यूज यूजिंग फंक्शन एंड पॉइंटर। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। एक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, void swap, दो वैल्यूज को स्वैप करेगा जिसका टाइप int asterisk है। ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप। void में दो वैल्यूज चाहिए, int x y, और पॉइंटर ले लेते हैं int asterisk p, asterisk q। p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, q इक्वल टू एड्रेस ऑफ y। इनपुट ले लेंगे दोनों में, printf इंटर टू नंबर्स, scanf %d और रख देंगे p एंड q में। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, p x एक्सेस होगा और उसमें वैल्यू स्टोर कर जाएगा। अब फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप, किसका वैल्यू, p का वैल्यू और q का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पॉइंटर एस्ट्रिक टाइप दिए हैं तो p का भी टाइप इंट एस्ट्रिक है और q का भी टाइप इंट एस्ट्रिक है, तो पॉइंटर को पास करेंगे। जैसे पास करेंगे उसके फंक्शन डिफिनेशन में, ये तो फंक्शन कॉलिंग हो गया, जैसे डिफिनेशन में पास करेंगे वो स्वैप करके यहाँ वैल्यू को वापस भेज दिया। अगर हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ x इक्वल टू %t /t, y इक्वल टू %t और वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, तो अब ये स्वैप किया हुआ वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब कैसे स्वैप होगा, इसका डिफिनेशन सेक्शन में चलते हैं। तो void swap int asterisk m, int asterisk n। तो जैसे ही डिफिनेशन सेक्शन में, पहले ही बता चुके हैं सेक्शन में हम लोग फंक्शन सेक्शन में देखे थे, डिफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगता है। तो p अपना एड्रेस पास कर देगा m में
और q अपना पास कर देगा n में, यानी अब m और n के पास x और y का एड्रेस है। तो अगर यहां पे स्वैपिंग होता है तो वो इनडायरेक्टली क्या होगा, x और y के वैल्यू को स्वैप करेगा। तो यहां पे एक टेम्पोररी t ले लेते हैं, t इक्वल टू एस्ट्रिक m इक्वल टू एस्ट्रिक n और एस्ट्रिक n इक्वल टू t, ये स्वैप कर दिया। तो इस तरह से आसानी से स्वैप हो गया। यहां पर एक हम लोग फंक्शन में एक चीज देखे थे, फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न टाइप, यानी यहां पर पॉइंटर के मदद से हम दो वैल्यू को किसी और लोकेशन पे रहते हुए मेन के x और y को वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहां कह सकते हैं कि ये स्वैप फंक्शन दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, x और y के वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, जबकि यहां रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक्सेस करके इनडायरेक्टली दोनों के वैल्यू को चेंज करा रहा है, क्योंकि m के पास अब एड्रेस किसका है, x का है और y का। तो m और n इनडायरेक्टली x और y के वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और इसी दोनों के वैल्यू को इंटरचेंज करा रहा है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ही ये कॉल होगा x और y का वैल्यू ये प्रोग्राम चेंज कर देगा, और जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस जगह से जैसे खत्म होगा, कंट्रोल वापस यहां पे आएगा, क्योंकि जैसे ये कॉल हुआ कंट्रोल यहां पे ट्रांसफर हो गया, इसको एग्जीक्यूट किया, यानी x और y के वैल्यू को इंटरचेंज करके यहां जैसे रिटर्न आया, ये फिर क्या होगा, x और y के स्वैप्ड वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि फंक्शन और पॉइंटर काम करता है। इसी तरह से हम लोग फंक्शन को मैट्रिक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली एक्सेस करने में, और खास करके जब सीपीयू हम लोग फंडामेंटल में देखेंगे, सीपीयू जो है एड्रेस बहुत सारे वैल्यूज का स्टोर करता है अपने पास, तभी वो उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये पॉइंटर का ही इस्तेमाल होगा, और इसीलिए हार्डवेयर लेवल के प्रोग्रामिंग में या रजिस्टर लेवल के प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए कंप्यूटर को, सी लैंग्वेज को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर के भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है और जो है वो सॉफ्टवेयर के भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। दोनों के बीच क्या ये प्रोग्रामिंग, दोनों तरह के प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पॉइंटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हार्डवेयर लेवल प्रोग्राम पे जाते हैं, जब हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल बनाते हैं, उन सारे जगह पे पॉइंटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमारा पॉइंटर काम करता है। अब पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर भी काम करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जब पार्ट देखेंगे तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप लोग का कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सी लैंग्वेज का सारा नोट्स अवेलेबल है, फंडामेंटल कंप्यूटर का नोट्स अवेलेबल है, वहां से जा करके आप नोट्स में देख सकते हैं। उसमें काफी सॉल्व प्रोग्राम भी है, आप उसको देखिए, बनाइए, वहां पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए थैंक यू।